हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, लेक्चर नंबर 12 फॉर क्लास 12 में हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। और कन्वेक्स सरफेस के लिए हम टॉपिक्स को कर चुके हैं। आज हम करेंगे कनकेव सरफेसेस। तो जो कन्वेक्स सरफेसेस होते हैं उसके लिए अपने पास रेयर टू डेंसर, रियल, वर्चुअल, डेंसर टू रेयर, रियल एंड वर्चुअल, यानी 4 केसेस बने थे। 4 में से 2 केस मैंने बोर्ड पे डिस्कस कर दिए थे। 2 केस आपको एज ए टास्क मिले थे। जो टास्क है वो अब तक मेरे पास केवल 35 और 36 स्टूडेंट्स की ही आई है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज मैं कनकेव को और कंप्लीट कर देता हूँ अभी थोड़ी देर में, और साथ में कन्वेक्स पूरा का पूरा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, सारे के सारे आर्टिकल जिन बच्चों ने सेंड नहीं किए हैं वो मेरे पास सेंड कर दें, और जिन्होंने कर दिए हैं उनके केवल और केवल 2 आर्टिकल बचे हैं, वो आज मेरे पास सेंड कर दें। और आज के टास्क का टाइम है बिफोर 7 PM। उसके बाद आपको पता है कि अगर टास्क नहीं आई तो मैं कभी भी ऐसे ही नहीं छोड़ता कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आ जाएगी। इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और एक्शन का रिजल्ट आपको कल ही मिल जाएगा। यानी आपको पता है एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट पढ़ रखा है, और आप फिजिक्स वाले टीचर के साथ अगर ऐसे करोगे कि उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो यहाँ पे तो एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो जिस तरह का एक्शन आप लोगे उसी पे वैसा ही रिएक्शन आपको मिलेगा। और आपको अगर ये लग रहा है कि मैं ऐसे ही कर रहा हूँ तो एक बार आप मिस करके देखना, और कल तक आपका जो रिएक्शन आपको मिलेगा वो भी देख लेना, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा किसी के साथ भी ना हो। सभी बच्चे पढ़ने वाले हैं, अच्छे बच्चे हैं। हो सकता है कभी कभार ऐसा हो जाता है, हमारे साथ भी हो जाता है कि नहीं पढ़ा जाता, एक आध दिन हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन रेगुलरिटी कोशिश करो कि बना के रखें। बस थोड़े दिन की बात है, उसके बाद क्लासेस भी आपकी फेस टू फेस क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। तो अगर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अब तक केवल और केवल बहाने बना रहे थे, इधर उधर से कर रहे थे, तो उनके लिए भी केवल और केवल ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक का टाइम बचा है। तो उनके लिए टारगेट आ गया। अगर पीछे का छोड़ रखा है तो कवर कर लें, अदरवाइज़ अच्छे वाले रिएक्शंस होने हैं। बहुत दिन हो गए हैं आपको, और जब असलियत सामने आएगी कि इस बच्चे ने नहीं किया या ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, जैसे हम घर जाके चेक कर रहे थे तो 1-2 बच्चे ऐसे मिले थे जो अपने आप को ही धोखा देने लग रहे थे। 2 वीडियो कर लिए, 5 छोड़ दिए, 1 कर लिया, 3 छोड़ दिए, ऐसे करके, और घर वालों को कह रहे थे कि हम कर रहे हैं, लगे रहते फ़ोन में गेम खेलने या चैटिंग में और किसी में। तो अगर ऐसा हुआ तो आप सोच लेना वो तुरंत पता चल जाएगा जैसे फेस टू फेस क्लास लगेगी। विदिन 1 वीक हर बच्चे की रिपोर्ट किस तरह की रही और कौन सा टेस्ट कैसे दिया था, सारी रिपोर्ट आपको विदिन 1 वीक मिल जाएगी। किस बच्चे ने ये किया, इसने वो किया, ठीक है। तो इसलिए अगर कुछ गड़बड़ की भी थी तो आप उसको कवर कर ले, ताकि जब रिजल्ट सामने आए तो आप उसको प्रूव कर सको कि उस टाइम पे ज़रूर कर लिया था लेकिन अब कवर कर चुके हैं, आप चाहे दोबारा टेस्ट लेके देख लो, ठीक है। और साथ में मैंने एक चीज़ और कही थी कल कि वीडियो में जिसको समझ में आ जाए वो लाइक करना, जिसको नहीं आए वो मेरे पास मैसेज करना। मैसेज तो केवल 1 बच्चे का आया है और लाइक उसमें शायद 32 आए हैं, ठीक है। और व्यू की अगर बात करूँ तो वो आए हैं 85 व्यूज़ हो चुके थे कल इवनिंग में, मैंने देखा तब। तो बाकी बच्चे क्या हैं, वो ऐसे ही है क्या, बस वीडियो चलाया और बंद कर दिया, चलाया और बंद कर दिया, देखते ही नहीं है। इसका मतलब उनको पता ही नहीं है कि मैंने कब बोला है ये, तो वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ऐसे बच्चे हैं जो चलाते हैं, बंद कर देते हैं, देखते ही नहीं, है ना। इसीलिए उनका रिप्लाई नहीं आया। अदरवाइज एक चीज़ पे तो रिप्लाई जरूर आना था, अगर समझ में आ जाता तो लाइक, अदरवाइज वो पूछ लेते ये टॉपिक समझ में नहीं आया। तो वो 85 जो व्यू आ रहे हैं उनमें से कुल मिला के कितने हुए, 35, 36, 37 स्टूडेंट्स ने एक्चुअल में वीडियो देखा, बाकी ने देखा ही नहीं। बाकी ने चलाया और बंद कर दिया, बस बाकी ने देखा ही नहीं है। रियलिटी है ये, ठीक है ना। और ये आपको पता ही है, मैं जिस काम के पीछे लग जाता हूँ उसको पूरा करके छोड़ता हूँ। मैं फाइंड आउट भी कर दूंगा कौन बच्चे ऐसे कर रहे हैं कि वीडियो देख कर बंद कर दिया। आपको अगर शक है तो आप आजमा के देख लेना कि अगर 21 तारीख से पहले मैं 12th के जितने बच्चे, हर बच्चे का फाइंड आउट कर दूंगा कि किसने वीडियो कंप्लीट देखा है और किसने केवल देख के बंद किया है। बस ये हो जाए कि हाँ व्यू पूरे हो गए, हम सोचेंगे
कि मेरे पास 70 स्टूडेंट्स हैं तो 90 के आसपास व्यू आ रही, इट मीन्स हमारे स्टूडेंट्स ने तो सभी ने देख लिए। ऐसा नहीं है, मैं पता लगा सकता हूँ, इजीली लगा दूंगा कि किसी ने कंप्लीट देखा और किसी ने केवल और केवल दिखावा किया कि हमने देख लिया बस। ठीक है, इजीली पता चल जाएगा, आप देख लेना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे इससे बचने के लिए आप कंप्लीट देखें, सभी देखें। और आज भी मैं यही कह रहा हूँ, जिसको समझ में आ जाए टॉपिक वो वीडियो को लाइक करे, जिसको नहीं आए वो मेरे पास मैसेज करे व्हाट्सएप पे कि ये पार्ट या ये टॉपिक या ये चीज़ समझ में नहीं आई। और मैंने पहले कहा था आर्टिकल थोड़ा लेंदी है, डायग्राम बनाने में दिक्कत आएगी। आपको वन टाइम वीडियो देखने से केवल और केवल 30 और 35 स्टूडेंट्स के ही समझ में आएगा। वीडियो को दोबारा देखें, बुक सामने रख के उसकी प्रैक्टिस करें, फिर देखें कि अब समझ में आया कि नहीं आया ना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वीडियो 2 बार देखने पे भी 50% से ज़्यादा बच्चों को समझ में आ ही नहीं सकता टॉपिक, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा स्टेप्स हैं, वो फिक्स हैं कि यही स्टेप लेगो, उससे पहले आगे पीछे कुछ होगा तो फिर होगा ही नहीं, सोल्व ही नहीं होगा आर्टिकल। तो ये आ ही नहीं सकता सभी के समझ में, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 100% सभी को समझ में आ जाए। हाँ, 100% समझ में आने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, 2 बार कम से कम वीडियो देखना पड़ेगा, उसके बाद नोटबुक लेके, बुक सामने लेके उसको करके देखना पड़ेगा, फिर बुक बंद करके फिर आप उसको करोगे, तब जाके एक आर्टिकल आपका होगा। एक होने के बाद फिर सारे हो जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपको बुक से केवल इतनी हेल्प चाहिएगी कि डायग्राम बनाया और उसको चेक कर लिया कि मेरा डायग्राम और बुक का डायग्राम क्या सेम है या कुछ गड़बड़ है। अगर डायग्राम सेम है तो आप कर दोगे, ठीक है। और उसके बाद सारे होने के बाद फिर एक बार माइंड में रिवाइज करना पड़ेगा कि रियल केस में ऐसी इमेज बनती है, वर्चुअल में ऐसी बनती है, रियल वाले में नॉर्मल ऑब्जेक्ट से पहले या बाद में डालना पड़ता है। इस तरह की आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी जाके पॉसिबिलिटी बन पाएंगी, अदरवाइज आर्टिकल्स को भूलोगे। और बहुत से पेपर, बहुत से एग्जाम ऐसे हुए हैं जिसमें ये रिफ्रैक्शन थ्रो स्फेरिकल सरफेसेस का आर्टिकल 5 मार्क्स का आया है। 5 मार्क्स का कुछ भी नहीं है, फिक्स स्टेप है। एक 5th क्लास के बच्चों को भी 5 बार याद करवा दो, वो भी लिख के आ जाएगा एज इट इज़, ठीक है। यानी समझने वाली कोई ऐसी बात है ही नहीं कि क्या समझना, फिक्स स्टेप है, ये लेना है, फिर ये लेना, फिर ये लेना, हो जाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, डायग्राम देखिए। और मैं आपको ईजी कर देता हूँ क्योंकि आप पढ़ चुके रेरर टू डेंसर और डेंसर टू रेरर। रेरर टू डेंसर क्या प्रूव करना होता है, राइट साइड में क्या प्रूव करना होता है, μ2 - μ1 अपॉन r, रेरर टू डेंसर। राइट साइड में ये, लेफ्ट में जो भी आएगा एज इट इज लिखते जाएंगे। डेंसर टू रेरर, चाहे वो रियल और चाहे वर्चुअल हो, कोई लेना देना नहीं है। डेंसर टू रेरर μ1 - μ2 अपॉन में r, ये प्रूव करना होता है। ये 2 बातें याद रख लो और डायग्राम बनाने सीख लो, गलती होने के चांसेस खत्म है। गलती होगी ही नहीं, 1% भी गलती हो ही नहीं सकती। तो ये 2 चीज़ें आप याद रख लीजिए। चलिए शुरू करता हूँ मैं। रेरर टू डेंसर कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। स्फेरिकल सरफेस कैसा है, कनकेव है, और इमेज है आपकी वर्चुअल, क्योंकि कनकेव हमेशा वर्चुअल ही बनाएगा। तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 2 ही केस बनेंगे, एक रेरर टू डेंसर और एक डेंसर टू रेरर, दोनों ही वर्चुअल इमेज के रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले रेरर टू डेंसर। रेरर टू डेंसर, जब भी आप आर्टिकल शुरू करोगे, इस तरह का आर्टिकल आता है तो अपनी रफ में पहले ही लिख के रख ले कि रेरर टू डेंसर क्या प्रूव करना है, μ2 - μ1 अपॉन r। कैसे भी करके राइट साइड में ये लेके आइए तो आपका आंसर सही आएगा, अदरवाइज गलती आपने कर दी, फिक्स है। अब बात आती है डायग्राम की। अब वो डायग्राम्स आपको बनाने आने चाहिए। तो सबसे पहले कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो इस तरह का बनेगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट चाहे कहीं पे रखा हो, चाहे डेंसर में रखा हो, चाहे रेरर में रखा हो, उससे क्या बदलता है, रेरर टू डेंसर और डेंसर टू रेरर, ऑब्जेक्ट की पोजीशन से। बट द शेप ऑफ द सरफेस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम रेरर टू डेंसर। रेरर टू डेंसर सरफेस क्या सामने आ रहा है, वो हमें सरफेस काउंट करना होता है। क्लियर है। क्या बताया मैंने, रेरर टू डेंसर और डेंसर टू रेरर डिसाइड करता है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इफ द ऑब्जेक्ट इज इन रेरर मीडियम देन वी कैन से रेरर टू डेंसर, और इफ द ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम देन वी कैन से डेंसर टू रेरर मीडियम। क्लियर। बट हाउ यू विल से दैट द सरफेस इज कन्वेक्स और कनकेव, it is decided from रेरर टू डेंसर, ऑलवेज डिसाइडेड फ्रॉम रेरर टू डेंसर। रेरर टू डेंसर सरफेस कैसा है, कनकेव है। डेंसर टू रेरर कन्वेक्स है। तो इसको कन्वेक्स कभी नहीं बोलोगे, डेंसर टू रेरर से काउंट कभी नहीं करोगे। किस साइड से करोगे, हमेशा रेरर टू डेंसर। याद रखना
पॉइंट्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करते जाओ, क्योंकि कल मैं आपको इस तरह से नहीं करवा सकता था, क्योंकि आपका नया आर्टिकल था, इतनी सारी चीज़ें एक साथ याद नहीं रहेंगी। अब आप सीख चुके, कर चुके, जो बच्चे कर चुके उनको ये वीडियो ऐसा लगेगा कि बहुत ईजी है और सारा समझ में भी आएगा। जिन्होंने नहीं किया है ये ऊपर से जाएगा सारा। अगर पहले वाला वीडियो जो इससे पहले वाला है वीडियो नंबर 11 वो छोड़ के और 12th वीडियो जिसने देखा है 1% भी समझ में आ ही नहीं सकता, सारा ऊपर से जाएगा। और जिसने वो अच्छे से किया है और जिसने कोशिश भी की है ना उसमें करने की, तो ये वीडियो उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इवन उसमें कोई दिक्कत रह गई होगी तो वो यहाँ से क्लियर हो जाएगी। आर्टिकल भी मैं आपको, अगर आपने पहले कोशिश की है तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आर्टिकल भी मैं आपको इसी वीडियो में याद करवा के ही छोड़ दूँगा। ये तो आपको पता ही है, ये तो आपको पता ही है कि मैं आर्टिकल को कब तक करवाता रहता हूँ, जब तक हर बच्चा ये ना कहते कि आ गया। चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसा सरफेस बना लिया, ये क्या बना, तो डेंसर को हमेशा μ2 रखना है, रेयर को हमेशा μ1 रखना है, μ1 और μ2। फिर उसके बाद क्या बनाना होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए आपका जो डायग्राम है थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, मेरे पास जगह की कमी होती है क्योंकि स्क्रीन पे थोड़ा ही बोर्ड आ पाता है। बोर्ड तो बड़ा है और है नीचे लेंथ इसकी, जैसे अभी मेरा हाथ ये बोर्ड तक है, अब देखो कम से कम 1 फीट नीचे बच जाता है। अगर ये कवर करते हैं तो फिर साइड ज़्यादा लेने लग जाता है, तो इस वजह से बोर्ड का साइज़ छोटा होने की वजह से डायग्राम मेरे को छोटे बनाने पड़े। लेकिन आप थोड़ा सा नोटबुक के हिसाब, जितना साइज़ मेरा बोर्ड पे इतना साइज़ आपका नोटबुक में हो जाएगा तो अच्छा डायग्राम बनेगा। तो इसी वजह से जो इमेज वगैरह है, ऑब्जेक्ट वगैरह है, सारी की सारी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की साइड में बनाएंगे। इसलिए मैं प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा नीचे ले रहा हूँ, आपको बिल्कुल सेंटर में लेना है। बिल्कुल कहाँ पे लेना होता है, इसका बिल्कुल सेंटर के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस लेना है। लेकिन मैं थोड़ा नीचे क्यों ले रहा हूँ, मैंने आपको बताया मैं थोड़ा नीचे क्यों ले रहा हूँ, ताकि ट्रायंगल्स अच्छे से दिख जाए। चलिए ऑब्जेक्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक रेयर टू डेंसर। सरफेस कौन सा, कनकेव। कनकेव हमेशा क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज। चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट, कंडीशन क्या थी, ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट साइज्ड, ऑलवेज पॉइंट साइज्ड। कैसा होना चाहिए, हमेशा पॉइंट साइज्ड होना चाहिए। तो ये इंसिडेंट रे, ये ऑब्जेक्ट, क्लियर। उसके बाद देखिए हमें यहाँ से हम जा रहे रेयर टू डेंसर, देन द रे बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। रेयर टू डेंसर जाओगे तो रे क्या होगी, बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। क्या होगी, बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल चाहिए कि नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, नॉर्मल। तो सपोज यहाँ पे आपका क्या है, सेंटर, यहाँ पे क्या है, सेंटर, ये सी है, तो यहाँ से आप एक नॉर्मल डाल लीजिए ऐसे करके। ये है सेंटर, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब की जो रे है वो बेंड्स अवे फ्रॉम और टुवार्ड्स द नॉर्मल, टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो इसको जाना था, देखिए ये, हाँ ये कंफर्म कर ले। कई बार क्या होगा, बच्चे ऊपर नीचे ले लेते हैं रे को, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसको थोड़ा सा कोशिश कर लीजिए पहले, है ना, ड्रॉ नहीं करना है कि इसको जाना था इधर, किधर जाना था, इधर। हल्की सी किधर होगी, इधर होगी, इधर होगी ना, हल्की सी इधर होगी। इसको बैक साइड में प्रोसीड कर लीजिए। किसको प्रोसीड किया बैक साइड में, इस रे को, ये है रिफ्लेक्टेड रे, इस रे को बैक साइड में प्रोसीड किया तो यहाँ पे क्या बन गया, आपकी इमेज बन जाएगी। यहाँ पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, क्लियर। अब यहाँ पे हमें बनाने हैं एंगल्स। तो ये आपकी क्या थी, इंसिडेंट रे, और ये क्या था, नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल होता है आई। ये है आपकी रिफ्रैक्टेड रे और ये है आपकी नॉर्मल रे। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो होता है आर, क्लियर। ये रे है, इनको अच्छे से ध्यान में रखना। देखिए जो रिफ्रैक्टेड रे है उसको बैक साइड में प्रोसीड किया तो इमेज बनी, और ये आपकी क्या है, सेंटर वाली है। अब देखिए ऑब्जेक्ट वाला जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा। इमेज वाला बीटा, सेंटर वाला गामा। ये पॉइंट पी, मैंने बताया है कि सेंटर में लेना है। कभी तुम मेरी कॉपी मत मार देना, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ ठीक है, ये पॉइंट क्या ले लिया, पी। उसके बाद इसको क्या नाम देते थे, एन। उसके बाद यहाँ से क्या डालते थे, एक नॉर्मल, उसको क्या नाम देते थे, नॉर्मल किस पॉइंट पे डालना है, एम पॉइंट पे। इसको क्या नाम दोगे, एम। यहाँ पे एंगल कितना 90 डिग्री। अब क्या करना होता है, एन पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाना होता है। स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या करोगे, साइन आई इज सिमिलर टू आई एंड साइन आर इज सिमिलर टू आर। तो क्या हो जाएगा, μ1
इंटू आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू आर. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ फाइंड द ट्रायंगल इन विच आई एंड आर. आई और आर किस ट्रायंगल के अंदर वो ट्रायंगल ढूंढिए. तो सबसे पहले आई देखिए किस रे के कारण बन रहा है, इस रे और इस रे के कारण. तो इस रे से पॉइंट बना सी और ऊपर क्या है एन. तो क्या बना सी ओ एन. ट्रायंगल कौन सी बनी सी ओ एन. इस ट्रायंगल के अंदर ये है एक्सटीरियर एंगल, ये आपका इंटीरियर और एक इंटीरियर ये. क्लियर है. इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, गामा के बराबर होगा. तो मैं कह सकता हूँ आई इज इक्वल टू गामा माइनस एल्फा. गामा माइनस एल्फा. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2. उसके बाद ट्रायंगल फाइंड आउट कीजिए जिससे आर हो. अब आर तो बाहर चला गया, तो इस आर के जो ये रे हैं इनको अंदर लेके आइए. मैं यहाँ से एक बार के लिए आई को हटा रहा हूँ, हटा दिया. एक रे कौन सी सी की और एक रे कौन सी आई की, इन दोनों ने मिला के क्या बनाया आर. तो आर ये भी तो होगा ना, ये भी आपका क्या होगा आर. अब देखिए ट्रायंगल इसके कारण और इसके कारण बनी, इसके कारण पॉइंट सी और इसके कारण पॉइंट आई और ऊपर एन, सी आई एन. तो ट्रायंगल क्या बनी सी आई एन. इस ट्रायंगल से आप क्या निकाल लीजिए आर निकाल लीजिए. आर क्या आएगा गामा माइनस बीटा. आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा. देख लीजिए कौन एक्सटीरियर कौन इंटीरियर. आर और बीटा क्या है इंटीरियर और गामा क्या है एक्सटीरियर. सम ऑफ टू इंटीरियर्स अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल. तो वो प्रॉपर्टी लगाई तो आपके पास रिजल्ट आ गया ये. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड we can write equation first can be written as equation first. By using equation second and third, first equation can be written as म्यू 1 इंटू आई की जगह पे क्या रखोगे गामा माइनस एल्फा. गामा माइनस एल्फा इज इक्वल टू इसकी जगह पे क्या रखोगे म्यू 2 इंटू आर की जगह पे क्या रखोगे गामा माइनस बीटा. गामा माइनस बीटा. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. इतना हो गया. उसके बाद अगला काम क्या होता है अल्फा बीटा और गामा राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर ढूंढिए. वहाँ से टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा रखिए. तो सबसे पहले क्या करोगे टेन अल्फा इज सिमिलर टू अल्फा और विच इज इक्वल टू राइट एंगल ट्रायंगल अल्फा की ढूंढ लीजिए एन एम ओ. कौन सी एन एम ओ. किस ट्रायंगल में एन एम ओ. इस ट्रायंगल में क्या निकाल दीजिए टेन अल्फा. टेन अल्फा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. ये क्या होगा एम एन अपॉन बेस क्या है एम ओ. सिमिलरली अब क्या करोगे टेन बीटा इज सिमिलर टू बीटा और विच इज इक्वल टू टेन बीटा की ट्रायंगल देखिए एम एन आई. क्या है ट्रायंगल एम एन आई. इस ट्रायंगल से टेन बीटा निकालिए एम एन अपॉन में एम आई. एम एन अपॉन एम आई. क्लियर. उसके बाद क्या करोगे सिमिलरली अगला देखिए कौन सी ट्रायंगल जिसमें गामा हो. तो हमें निकालना है टेन गामा इज सिमिलर टू गामा. टेन गामा इज सिमिलर टू गामा. तो क्या करोगे विच इज इक्वल टू किस ट्रायंगल के अंदर है ये. ऐसे ट्रायंगल लिख लेना सभी के आगे. ट्रायंगल इस ट्रायंगल के अंदर क्या निकाला ये इस ट्रायंगल के अंदर ये. तो ये ट्रायंगल और देख लीजिए गामा वाली एम एन सी. ये ट्रायंगल है. इस ट्रायंगल के अंदर क्या निकालना है टेन गामा और विच इज इक्वल टू एम एन अपॉन एम सी. नाउ पुट ऑल दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन में रखोगे तो मैं एम एन की टर्म को हटा रहा हूँ और जहाँ जहाँ एम है वहाँ क्या कर रहा हूँ पी कर रहा हूँ. वहाँ क्या कर रहा हूँ पी. समझ गए क्यों आपको लिख के करना है. क्लियर. एम एन खत्म तो इधर भी आएगा दोनों तरफ से कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे. तो ये आएगा म्यू 1 अपॉन में क्या करना है भाई गामा कितना है गामा है 1/PC. तो म्यू 1 अपॉन PC. फिर माइनस एल्फा कितना है एम एन अपॉन पी ओ यानी म्यू 1 अपॉन पी ओ विच इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन गामा कितना है 1 अपॉन PC माइनस बीटा कितना है बीटा है PI. तो क्या जाएगा म्यू 2 अपॉन PI. नाउ यूज न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. क्या यूज कर दीजिए
न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, पी सी मतलब पी म्यू 1 अपॉन पी से सी रेडियस ऑफ कर्वेचर अपोजिट डायरेक्शन में माइनस ऑफ आर माइनस म्यू 1 अपॉन पी ओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज माइनस ऑफ यू विच इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन पी सी माइनस ऑफ आर माइनस म्यू 2 अपॉन पी आई इमेज डिस्टेंस माइनस ऑफ वी। देखिए सारे डिस्टेंस अपोजिट टू इंसिडेंट रे हैं तो सारे क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। ये मैंने सारे नेगेटिव ले लिए हैं। अब इस नेगेटिव से ये क्या बन जाता है, पॉजिटिव। इस नेगेटिव से ये क्या बन जाता है, पॉजिटिव। अगला काम क्या था, आर वाली टर्म्स को एक साइड में करना। अगला काम क्या है, आर वाली टर्म्स को एक साइड में कर देना है। तो आर वाली टर्म्स को एक साइड में करोगे तो ये आ रहा है आपके पास म्यू 1 अपॉन में यू, ये आएगा इधर माइनस म्यू 2 अपॉन में वी इज इक्वल टू, ये उधर जाके होगा प्लस, तो ये बनेगा म्यू 1 अपॉन में आर माइनस म्यू 2 अपॉन में आर। प्रूव क्या करना था, म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। इट मीन्स यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए, यानी इसको माइनस इसको प्लस, इसको माइनस इसको प्लस, ऐसे बदल दीजिए तो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। तो क्या आएगा म्यू 2 अपॉन में वी माइनस म्यू 1 अपॉन में यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। बताइए रेयर टू डेंसर कल भी यही केस बना था या नहीं बना था, बताइए सेम टू सेम यही केस बना था या नहीं बना था, बना था ना। हाँ तो हो गया, प्रूव हो गया। अगर आप चाहो तो एक स्पेशल केस और ले सकते हो कि ये एयर हो तो म्यू 1 की जगह पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ले दो, 1 हो जाएगा एंड म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे म्यू, यहाँ पे 1, यहाँ पे एक आगे ले सकते हो, अदरवाइज यहाँ तक छोड़ सकते हो। ठीक है, यहाँ तक छोड़ सकते हो। ये मेन इक्वेशन है। हो गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो है वो है डेंसर टू रेरर। डेंसर टू रेरर, चलिए देख लेते हैं डेंसर टू रेरर क्या होगा। आपने एक चीज़ देखी है कि अगर वर्चुअल इमेज हो और नॉर्मल अगर ऑब्जेक्ट की साइड में आ जाए, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट दोनों एक साइड में हो जाए, तो इमेज भी उसी साइड में बनती है। इमेज भी उसी साइड में बनती है ना। हाँ, तो अगला रिजल्ट और देख लेना उससे क्या बनता है। चलिए अब देखिए, अब क्या प्रूव करना है, डेंसर टू रेरर में क्या प्रूव करना होता है, डेंसर टू रेरर में म्यू 1 माइनस म्यू 2 अपॉन आर, ये प्रूव करना है राइट साइड में। राइट साइड में ये प्रूव करना है ना, ये बिल्कुल माइंड में पहले से सेट करके रखना पड़ता है। शायद 11th क्लास में मैंने इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बताई थी, तो मैंने ये कहा था वैसे तो प्रूव करना है, और बट प्रूव तब होगा जब वो इक्वेशन पहले से याद हो, कि पहले इक्वेशन लिख लो फिर उस प्रूफ की तरफ करोगे, ये लेके आना है। तो वही है कि राइट साइड में ये करना है, प्रोसेस सेम रहेगा। चलिए शुरू करते, देख लीजिए। अब की बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, डेंसर मीडियम में। अब की बार जो ऑब्जेक्ट है वो आपको कहाँ रखना है, डेंसर मीडियम में। तो ये ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, इधर क्या रहेगा म्यू 2, इधर क्या रहेगा आपका म्यू 1। इधर ऑब्जेक्ट रखा तो ये रे इंसिडेंट करवा दी है मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, एक नॉर्मल। तो नॉर्मल इस साइड से होगा, अब की बार इधर से होगा। ये हो गया आपका नॉर्मल। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ सी, इसको क्या नाम दे देता हूँ सी। तो ये क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हेन ए रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, और ऊपर की तरफ उठ जाएगी। यानी इसको जाना था सीधा, लेकिन ऊपर की तरफ जाएगी तो कहाँ चली जाएगी, इधर चली गई। मान लेते हैं इधर चली गई, या और बेंड कर दूँ थोड़ी सी ताकि इमेज और अच्छी बन जाए। ये लो, इधर चली गई। अब इसको बैक साइड में अगर थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है,
ये रे जानी तो थी सीधी इधर और गई इधर, तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसको बैक साइड में प्रोसीड कर दोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, इमेज। क्लियर। अब कौन कौन सा एंगल सेम मिलेगा, ये आर है, ये जो कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक डॉटेड लाइन के बीच में आर मिलेगा। ठीक है, वो बाद की बात है। चलिए देख लेते हैं, हो गया क्लियर। अब मैं बात करता हूँ, ऑब्जेक्ट का एंगल है अल्फा, इमेज का एंगल है बीटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ जो है वो है गामा। इतना हुआ। फिर क्या करना होता है, इस पॉइंट को नाम दो एन, यहाँ से एक नॉर्मल डाल लो कहाँ पे, एम पे, इस पॉइंट को नाम दो पी। हो गया कंप्लीट, डायग्राम कंप्लीट। उसके बाद स्टेप क्या है, क्या लगाओगे यहाँ पे, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ लगाओगे तो अब की बार आएगा μ1 इंटू आर इज इक्वल टू μ2 इंटू आई। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ फाइंड आई एंड आर। तो ट्रायंगल देख लीजिए, आई की आई बन रहा है किसके कारण, इस लाइन के कारण और इस लाइन के कारण। तो ये बड़े वाली ट्रायंगल, ये और ये लाइन आके मिल रही है यहाँ पे, ये मिल रही है यहाँ पे, ओ सी एन, ओ सी एन। इस ट्रायंगल के अंदर आई क्या है, एक्सटीरियर, तो आई इज इक्वल टू गामा प्लस एल्फा। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा प्लस एल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। सिमिलरली ट्रायंगल देख लीजिए, एक तो ये और एक ये, तो ये मिल रही है यहाँ पे और ये मिल रही है यहाँ पे, आई सी एन, आई सी एन, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के अंदर आर देख लीजिए, तो इस ट्रायंगल के अंदर जो आर है वो सही बन पाएगा या नहीं, एक मिनट देख लेते हैं। आई सी एन, ये हो गया इंटीरियर, ये क्या इसका एक्सटीरियर बना, हाँ बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या हो गया है, गामा प्लस बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो क्या आएगा, μ1 इंटू गामा प्लस एल्फा विच इज इक्वल टू μ2 इंटू गामा प्लस बीटा। उल्टा लिख दिया ना, आर था पहले, μ1 इंटू गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इधर आई है μ2 इंटू आई कितना है, गामा प्लस एल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। क्लियर। उसके बाद क्या करना था, टेन बीटा, टेन एल्फा और टेन गामा निकालना है। तो क्या करोगे, टेन एल्फा इज सिमिलर टू एल्फा और विच इज इक्वल टू, टेन एल्फा की राइट एंगल ट्रायंगल देख लीजिए, क्या आएगा, एम एन अपॉन में एम सी। उसके बाद टेन बीटा इज सिमिलर टू, वैसे बार बार करते करते इतने आर्टिकल हो गए, याद हो जाता है, अपने आप पता चल जाता है कि बीटा क्या आएगा, एम एन अपॉन में एम आई। क्या आएगा, एम एन अपॉन में एम आई। ठीक है, बीटा इमेज का, अल्फा ऑब्जेक्ट का, ये गलत कर दिया भाई, ऑब्जेक्ट का तो ये है, इसमें देखो अल्फा तो ये है, एम एन अपॉन में एम ओ आएगा, है ना, हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद है टेन गामा और विच इज सिमिलर टू गामा, और गामा मतलब सी, तो क्या आएगा, एम एन अपॉन में एम सी। चाहे आप देख लो क्या आएगा, एम एन अपॉन में एम सी। गामा किस में है, एम एन सी ट्रायंगल में। क्लियर। फिर उसके बाद क्या करना होता है, इस एम को किस में बदलना है, पी, क्योंकि अपर्चर स्मॉल ली थी, अजम्पशन ली थी ना, अपर्चर स्मॉल। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे रखते समय एम एन को गायब कर देना है, तो क्या हो जाएगा, μ1 अपॉन में पी ओ, अरे भाई एल्फा रखना है, नहीं गामा रखना पहले, पी सी प्लस बीटा μ1 अपॉन में पी आई इज इक्वल टू μ2 अपॉन गामा पी सी प्लस μ2 अपॉन एल्फा पी ओ। नाउ यूज न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, पी सी मतलब आर, माइनस ऑफ आर, μ1 अपॉन में माइनस आर प्लस μ1 अपॉन में पी आई। इमेज कहाँ बनी, अब की बार इधर ही बन रही है, एक मिनट, ये जो है अब की बार पॉजिटिव आएगा, इंसिडेंट रे है इधर और हम मेजर कर रहे हैं इधर ही, यानी इसी डायरेक्शन में, तो ये आएगा पॉजिटिव आर। अच्छा जी, μ1 अपॉन में ये है पी आई, इमेज इधर है अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज माइनस ऑफ वी
इज इक्वल टू μ2 अपॉन में PC दैट इज पॉजिटिव R प्लस μ2 अपॉन PO माइनस ऑफ U। कहाँ है? इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में डिस्टेंस क्या लेने हैं? पॉजिटिव, नहीं सॉरी, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस लेने पॉजिटिव और इस डायरेक्शन में लेने नेगेटिव। तो ये I और O वाले डिस्टेंस हुए इधर अपोजिट यानी नेगेटिव, और R वाला हुआ इधर। ये क्या लेना होता है? पॉजिटिव। ये क्या लेना होता है? है ना, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव और अपोजिट में नेगेटिव। ये आ गया रिजल्ट। फिर क्या करना होता है? आर वाली टर्म्स एक साइड में, बाकी सारी एक साइड में। तो आर वाली टर्म्स कर दूं एक साइड में, तो क्या आएगा? ये μ2 अपॉन यू इधर आ जाएगा, μ2 अपॉन में u उधर गया तो ये हो गया पॉजिटिव, ये आपका पहले से नेगेटिव था तो ये है μ1 अपॉन में v विच इज इक्वल टू, प्रूव क्या करना है? μ1 माइनस μ2, तो μ1 माइनस का हो जाएगा उधर जाके, तो μ2 अपॉन में r माइनस μ1 अपॉन में r, माइनस कॉमन ले लीजिए, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ऐसा ही होगा ना। तो क्या आएगा? क्या आएगा? μ1 अपॉन में v माइनस μ2 अपॉन में u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r। हो गया ना प्रूव। अगर आप राइट साइड प्रूव करोगे तो लेफ्ट अपने आप बदलती चली जाती है। क्लियर है? तो ये थे आपके आर्टिकल। इन आर्टिकल्स के बाद अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप सभी करना शुरू कर लें। ठीक है, ज़्यादा नहीं, केवल 5 न्यूमेरिकल मेरे साथ शेयर करने हैं आज की डेट में। कितने? 5 न्यूमेरिकल। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो एक काम ज़रूर कर दें, या तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, नहीं आया तो मैसेज कर दें, आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ साथ अभी कर दें, ये नहीं है कि बाद में कर देंगे, अभी कर दें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स।